बाद एक नए साइंटिस्ट आए और वो नए साइंटिस्ट कौन थे? नील बोर। अब पहले उसके पहले मुझे इतना बताओ, आप लोगों को इतना समझ में आया क्या? अनम्यूट भी कर सकते हैं अपने आप। यस इतना सर। यस ये सर। सब मैंने इसलिए यस पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने काफी दिन बाद लेक्चर लिया है। आई होप इतना क्लियर है। देखो जब कभी भी ऐसा होता है कि मैं काफी दिन के बाद लेक्चर लेता हूँ ऐसा मेरे लाइफ में, रीजन इज कि मेरा खुद का कॉलेज होता है, कभी कभार मेरे कॉलेज की एग्जाम्स हो जाती है, ठीक है, तो इस वजह से कभी कभार ऐसा होगा आपको कि मैं काफी दिन बाद आऊँ। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा कभी भी अगर होता है आगे भी लाइफ में, ठीक है, तो आप पढ़ के रखो, हमेशा अपडेटेड रहो, ठीक है, प्लीज पढ़ते रहो। कंसेप्चुअल है ये चैप्टर। ओके चलो इतना ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अभी से नील बोर। अब मैं पहले ही बता देता हूँ, आई होप कोई एब्सेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा फिजिक्स है इसके अंदर, ठीक है, फिजिक्स है, बहुत सारा केमिस्ट्री भी है, बट ज्यादातर फिजिक्स है, ठीक है, इसीलिए फिजिकल केमिस्ट्री है। मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि जब कभी भी कोई फिजिक्स के फिनोमेना अगर केमिस्ट्री में पढ़े जाएंगे तो उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिकल फिनोमेना बहुत सारा देखने मिलने वाला है, तो अभी ध्यान से सुनना, फिर हम बाद में बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। बात ये बुक में प्रॉब्लम एक है, देखो एनसीईआरटी तो वैसे बेस्ट है ही, बट एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा ओवर दिया हुआ है, ठीक है। चाहिए तो आप पढ़ सकते हो वैसे, बट बहुत ज्यादा दे दिया, इतना नहीं पूछते, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं पूछते। मैं अपनी तरह से आपको जैसे समझाऊंगा आप उतना ध्यान दीजिए, उससे ज्यादा बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। और इस बुक की प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर सब हैप हैजार्डली दिया हुआ है। पहले नील बोर के बारे में थोड़ा सा बोला है, फिर उसके बीच में कुछ और डाल दिया, फिर वापस नील बोर के बारे में बताया, फिर कुछ भी डाल दिया। तो आप बेटर है कि मैं जैसा आपको समझा रहा हूँ वैसे समझिए, ठीक है। मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ नील बोर के बारे में सब कुछ एक साथ। अब इस बुक में ऐसा है नहीं, सब ऊपर नीचे है, तो आपको मैं जैसे समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं नील बोर के बारे में। अब देखो नील बोर जो है उन्होंने ये सब ओवरकम किया था, उन्होंने ये सब चीजें जो वो नहीं बता पाए थे वो नील बोर ने बता दी, ठीक है। नील बोर का कहना था, ये भी मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, नील बोर जो थे उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में घूम रहा है, पहली बात तो न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं या बहुत सारे शेल्स हैं। अभी के लिए मैं प्रिसाइजली नहीं बोल रहा हूँ, हाँ शेल्स अलग होता है, ऑर्बिट अलग होता है, ऑर्बिटल अलग होता है। अभी के लिए मैं इन सबको सिनोनिमसली यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कि सबका मतलब एक ही है, कि अभी आपको फिलहाल पता नहीं है ये सब के बारे में, तो अभी मैं ऑर्बिट बोलूँ शेल बोलूँ, अभी तक आपके लिए सब सेम है। आगे जब चैप्टर आगे जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेल, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, सब समझ में आ जाएगा। बस लेक्चर स्किप मत करना, ओके। तो ये कहना था नील बोर का कि न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे शेल्स है या बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, बहुत सारे, इनफाइनाइट नंबर है, बट इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमता है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमता है जिसमें एनर्जी फिक्स्ड हो, जिस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। फिर वो इलेक्ट्रॉन अगर वहां घूम रहा है, उस ऑर्बिट के अंदर अगर वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी कभी चेंज नहीं होने वाली है। हाँ, अगर वो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो एनर्जी में जरूर चेंजेस होने वाले हैं, बट अगर जब तक वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाएगा और वहीं घूम रहा है उसी ऑर्बिट में, तब तक उसकी एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी, ऐसा नील बोर ने कहा था। नील बोर ने, फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्या कहा था कि न्यूक्लियस के आजू बाजू बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स हैं, बट इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट या उसी शेल में घूमेगा जिन ऑर्बिट या शेल की एनर्जी सेम है या कांस्टेंट है, चेंज नहीं होती है। और ऐसे ही ऑर्बिट या शेल को हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी मतलब उसकी एनर्जी रुकी हुई है, ठीक है। तो उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन किस में घूमेंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूमेंगे, और क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया इसलिए उन्होंने बोर ऑर्बिट भी नाम रखा है। तो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में घूमेंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट्स या बोर ऑर्बिट में ही घूम सकते हैं, सब में नहीं घूम सकते, ठीक है। जब तक वो एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं तब तक उनकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ठीक है, भले ही वो एक्सेलरेटेड है, ऐसा उनका कहना था, ठीक है। ये नील बोर ने कहा। उसके बाद नील बोर ने 3 लॉज के हिसाब से सबको चीजों को समझाया। 3 लॉज है, अब इसमें लॉज वाइज नहीं दिया है, मैं आपको लॉज वाइज समझा रहा हूँ, और ध्यान देना पूरा, ठीक है। कंसेप्ट है, बातें मेरी बातों पे सिर्फ ध्यान देना, ओके।
नील बोर का सबसे पहला लॉ, एक मिनट मैं आप लोग को अनम्यूट ही कर देता हूँ ताकि आप बीच में इंटरैक्ट कर सको, बट प्लीज अननेसेसरीली अपने आप को अनम्यूट मत करना। ओके, तो आप सबने सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल के बारे में सुना है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सुना है? सेंट्रीपिटल सुना। सेंट्रीपिटल सुना है? Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो चीजों को सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराने में हेल्प करती है ना। जैसे कि अगर आप देखो कि फॉर एग्जांपल बोल सकते हो सेंट्रल सीकिंग फोर्स, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो न्यूक्लियस है, ये एक मिनट, ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है। अब इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर है? इधर। तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट क्यों नहीं जा रहा है? ऐसा कौन सा फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ बेंड कर रहा है? ऐसे ऐसे क्यों वो बेंड क्यों हुआ? ऐसे क्यों बेंड हुआ? अगर इधर की बात करें, इस इंस्टेंट की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, तो भी इलेक्ट्रॉन ऐसे बेंड हो रहा है। मतलब ऐसा कुछ तो हो रहा है, ऐसा कोई तो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा रहा है। कोई तो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करा रहा है। ये सेम चीज वैलिड है। आप देख सकते हो हमारे सोलर सिस्टम में, वहां पर भी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसा क्यों? वो स्ट्रेट सीधा सीधा क्यों नहीं चल रहे? सर्कुलर मोशन क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कभी भी कोई चीज को सर्कुलर मोशन में घूमना होता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना होता है, तो उसके लिए एक फोर्स चाहिए जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई मैं आती हूँ जाके। प्लीज अनम्यूट। हाँ, क्या बोलना है आपको? बोलो लैंड्रॉय। ओके, ठीक है, नाइस ट्राई। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि सर्कुलर मोशन कभी भी परफॉर्म कराना होता है तो उसके लिए हमेशा क्या होना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। एक और चीज भी है, सेंट्रीपिटल ही नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होना चाहिए। दो फोर्स आपस में बैलेंस होनी चाहिए, उसको बोलते हैं। देखो, एक फोर्स होता है जो अंदर की तरफ एक्ट करता है, अंदर की तरफ एक्ट करता है, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। मेरी बातें ध्यान से समझ आ रही, फिजिक्स है थोड़ा सा, पर ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का एक फोर्स अंदर की तरफ है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अंदर की तरफ है, ठीक है। सेम उसके अपोजिट में भी एक फोर्स है जो इसको बाहर की तरफ पुश कर रहा है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। एक सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ होता है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ होता है। इतना ध्यान रखना, बस अभी के लिए इतना काफी है। अब आप ही सोचो, अगर इसमें से कोई भी एक ज्यादा होता, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है जैसे मैंने अभी डायग्राम में ड्रॉ किया, अगर सेंट्रीफ्यूगल किसी तरह से ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आगे बाहर की तरफ आना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ वाला फोर्स ज्यादा है, ठीक है। अगर अंदर वाला फोर्स ज्यादा है तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन अंदर अंदर शिफ्ट होते जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाला फोर्स ज्यादा है। लॉजिक सी बात है कि अगर एक जगह समझो ये इलेक्ट्रॉन है, वहां पर कोई इंसान है, ठीक है, उसके इस तरफ कोई इसको खींचने वाला है, उसके इस तरफ उसको कोई खींचने वाला है। अगर दोनों की तरफ खींचने वाले जो है, उन दोनों की ताकत सेम है, तो वहीं का वहीं रहेगा इंसान। पर अगर किसी एक की भी ताकत ज्यादा हुई तो वो उसको अपनी तरफ पुल कर लेगा, ठीक है। तो वैसा ही है कि इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में घूम रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि उसके पास पहली बात तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है, सेम उतने ही अमाउंट में एक बाहर की तरफ फोर्स है, दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल। वरना अगर सिर्फ अंदर की तरफ होता तो इलेक्ट्रॉन अंदर 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 जाता, फिर तो हमारा अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो उसका पाथ वही का वही है, उसकी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट है, उसी के अंदर घूम रहा है अर्थ। अगर ज्यादा होता सेंट्रीपिटल फोर्स तो धीरे धीरे वो तो आगे जाता और वीनस से टकरा लेता, फिर मर्क्यूरी से टकराता। ऐसा होता? ऐसा है नहीं ना, वो अपनी पोजीशन पे। ये क्यों? क्योंकि जितना सेंट्रीपिटल फोर्स है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो हमेशा ध्यान रखना, एक फोर्स अंदर की तरफ होता है, एक फोर्स उतना ही फोर्स बाहर की तरफ होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ओनली, न्यूटन्स का थर्ड लॉ था, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। उसी मुताबिक तो जितना फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल, उतने अमाउंट में बाहर लगता है दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। इतना ध्यान रखो पहले तो। ओके, उसके बाद ये तो हो गया। अब सेंट्रीपिटल फोर्स है तो हर एक चीज में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला कोई ना कोई होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला कोई ना कोई होता है। ऐसे ही सेंट्रीपिटल कहाँ से आया? ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहाँ से? ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा प्रोवाइड करने वाला कोई ना कोई होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि
सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रहा है या सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब है सारे प्लैनेट्स के पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। कहाँ से आया सेंट्रीपिटल फोर्स? किसने प्रोवाइड किया होगा? एनीवन आइडिया? किसी को आइडिया कहाँ से आया वो सेंट्रीपिटल फोर्स? किसने प्रोवाइड किया होगा? बताओ चलो। बताओ बताओ। सन। ओके, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला कोई ना कोई होता है। आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है यहाँ पर। ठीक है, सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। इनफैक्ट मैंने आपको बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया की हर एक चीज के बीच में है। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अगर आपको कोई पूछे कि सन के अराउंड अर्थ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो किसके बीच में? सन और अर्थ के बीच में। ठीक है, सिमिलरली आपको अगर पूछूं मैं, अगर कोई समझो कि एक सर्कुलर रास्ता है। ये बात ध्यान से सुनना, थोड़ा फिजिक्स पे जा रहा हूं मैं, बट जरूरत है। ये समझो ऐसा पाथ है, ठीक है, और एक बंदे को ऐसे बाइक चलानी है, इसी पाथ कह रहा हूँ, ऐसी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है उसको, बाइक इस तरह से चलानी है। अब बताओ, अगर उसको बाइक ऐसे चलानी है तो वापस अगर उसको गोल घूमना पड़ेगा, और ऐसा गोल घूमना है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स। आप इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, वो मौत का कुआं बोलते हैं, अगर आपको पता होगा, जो काफी टीवीज में या पॉपुलर है, मौत का कुआं बोलते हैं, सर्कस में होता है ना। तो वहां पर ऐसे सर्कल फॉर्म में घूमना होता है, तो वो सर्कल फॉर्म में घूमना है, वहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वहां पर कौन प्रोवाइड करता होगा सेंट्रीपिटल फोर्स? बताओ। तो हर एक जगह पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला कोई ना कोई होता है। कौन है यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला? या फिर समझो कोई एक पाथ ही ऐसा सर्कुलर है जहां पर सर्कुलर घूमना है। मौत का हुआ हुआ भूल जाओ, समझो ऐसे सर्कुलर नॉर्मल रोड है जहाँ पे पूरा सर्कल है और इंसान को वहां घूमना है सर्कुलर। अब यहाँ पर सर्कुलर मोशन करना है तो वापस सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? नहीं, ये सब बीच में नहीं लाते, मैग्नेटिक एंड ऑल। यहाँ पे आंसर है फ्रिक्शनल फोर्स। आंसर है फ्रिक्शनल फोर्स, जो टायर और रोड के बीच में है। फ्रिक्शनल। आप सोचो, अगर अगर गलती से, मेरी बात ध्यान से सुनना अभी बहुत ही, समझो कोई बंदा ऐसे ऐसे बाइक चला रहा है और देखो यहाँ पे, यहाँ तक आया, यहाँ तक, और समझो अचानक से फ्रिक्शन गायब हो गया, तो वो एकदम यहाँ से स्लाइड कर जाएगा ऐसे सीधा इसी डायरेक्शन। समझो यहाँ ये जो ये पॉइंट बता रहा है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर अगर फ्रिक्शनल फोर्स गायब हुआ, सीधा वो बाइक ऐसे स्किड कर जाएगा उसका। समझो यहाँ पर आते आते उसका फ्रिक्शनल फोर्स गायब हुआ, ऐसे चला जाएगा। समझ आया मैंने क्या बोला? यस सर। समझोगे ग्रेविटेशनल फोर्स? क्लियर है? ये होता है कंसेप्ट यहाँ पर। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है बाइक और बाइक के टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होता है, और वही फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअली अगर उसको सर्कुलर मोशन या कुछ भी करना होता है तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। चलो, ये तो हो गया फिजिक्स के 2 एग्जांपल। अब यहाँ पर हमारे इस वाले टॉपिक पे आता है। यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में, यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता होगा? चलो बताओ। यहाँ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, कौन प्रोवाइड करता होगा सेंट्रीपिटल फोर्स? एनीवन? एनी आइडिया? ओके, नंदिनी, आप कौन प्रोवाइड कर रहा है? मतलब कोई ऐसा नहीं, कोई फोर्स होता है जो प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप बोल रहे हो कि जैसे आपने पहले बोला था कि सन, राइट, और बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला सन। सन नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। कौन सा फोर्स है? जैसे सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स था, ठीक है, जैसे मैंने अभी रोड का बताया, वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स था, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? न्यूक्लियर? नहीं, न्यूक्लियर कैसे हो सकता है? न्यूक्लियर फोर्स तो कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो तो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, मैंने आपको समझाया था। यहाँ पर आंसर इज, ये सही, यहाँ पर आंसर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सही बोला, ठीक है, यहाँ पर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये परफेक्ट आंसर है। आंसर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है हमेशा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके और किसके बीच में होता है? पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है,
न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, जबकि इलेक्ट्रॉन कैसा नेगेटिवली चार्ज। तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपको अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली किसने प्रोवाइड किया? आंसर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ये पूरा आंसर है। क्लियर है? जल्दी से बोलिए। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, ये थोड़ा सा फिजिक्स है। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी कोई चीज सर्कुलर मोशन, जैसे अभी आपका फैन सर्कुलर घूम रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फोर्स है, वो उसको इलेक्ट्रिसिटी हम बाहर से दे रहे हैं, उसको जबरदस्ती हम सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराने की कोशिश करवा रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कोई ना कोई प्रोवाइड करने वाला होता है। ठीक है, जिस दिन अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो जाएगा, उस दिन अर्थ छोड़ देगा, ये ऑर्बिट को ही छोड़ देगा। ऐसा आपने सुना होगा कि कुछ प्लैनेट्स है जो सोलर सिस्टम के लॉज को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए उसको निकाल दिया गया। जैसे आप बेस्ट से आपने सुना होगा प्लूटो के बारे में। लास्ट प्लैनेट शायद वही है, प्लूटो, जो पहले था, अभी नहीं काउंट होता है, वो हमारे सोलर सिस्टम में काउंट ही नहीं होता है वो प्लूटो। रीजन कि अभी वो उस ऑर्बिट में ही नहीं है, वो गायब हो गया। कैसे हुआ होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो गया होगा उसके बीच में, या कम पड़ गया होगा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। समझना है, ऐसा सब रीजन होता है। चलो वो तो बहुत ज्यादा हो गया, अभी फिजिक्स के बारे में अभी ध्यान से सुनो। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, हमेशा फिजिक्स में वही रहने वाला है, गलती से भी आप मत भूलना। फॉर्मूला इज mv²/r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। सेम यही फॉर्मूला सेंट्रीफ्यूगल का भी है। तो अगर आपको पूछे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये है, सेंट्रीफ्यूगल का क्या है, सेम, तो क्या डिफरेंस है फिर उन दोनों में? साइन का। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अंदर की तरफ एक्ट करता है, इसलिए उसके आगे हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ एक्ट करता है, उसके आगे हम प्लस लगाते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगल के बारे में इतना ज्यादा डिटेल नहीं जाने वाले। अभी के लिए सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है, इसीलिए ध्यान रखना पॉजिटिव और नेगेटिव, आप फिजिक्स में सीखने वाले हो। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ओके, किसने प्रोवाइड किया सेंट्रीपिटल फोर्स? तो पहले यहाँ से चालू होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ सी लिख रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय electrostatic force. Fc is equals to Fe. Centripetal force is provided by electrostatic force. मैंने लिख दिया फॉर्मूला किसका? सेंट्रीपिटल फोर्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला K, अगर आपको याद होगा तो पहले मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है K, स्कूल में समझा होगा शायद, Q1 Q2 अपॉन R²। सही हूँ मैं? स्कूल में था? प्लीज रिप्लाई। ओके, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। देखो K तो हमने यहाँ लिख दिया, मैंने जैसे भी लिखा है। मुझे बताओ यहाँ पर Q1 की जगह पर कौन आएगा? तो बता सकता है Q1 की जगह पर क्या लिखो? फोर्स किसके बीच में? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। ये Q1 क्या है? एक चार्ज है। Q2 क्या है? दूसरा चार्ज है। तो हमारा यहाँ पर चार्ज, एक चार्ज, पहला चार्ज कौन है? न्यूक्लियस। दूसरा चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन। क्या लिखो बताओ मुझे, चलो बताओ। किसका? किसी ने तो अपना माइक ऑन रखा है, प्लीज अपने माइक को बंद कर दीजिए। सिमरन, आपने ऑन रखा है अपने माइक को? ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान देना। देखो हमारा पहला वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो न्यूक्लियस है। ठीक है, तो यहाँ गलती से न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या पता कितने प्रोटॉन्स है? नहीं पता। कितने प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में हमेशा? कौन बताता है वो? उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किससे डिनोट करते हैं? Z से। तो क्या आ जाएगा? Z टाइम्स E। समझ में आया? Z टाइम्स E, इसका क्या मतलब है? मतलब कि देखो, हाँ, देखो चार्ज तो दोनों पे सेम ही होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? मैंने आपको कितना बताया था? -1.6 × 10⁻⁻। प्लीज ध्यान देना है यहाँ पर, पूरा ध्यान।
तब जाके आपको समझ में आएगा, वरना फिर आप बोलोगे ये चीज समझ में नहीं आई, ये नहीं आई, देख ला। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा ध्यान दोगे, जिनका ध्यान पूरी तरह से डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यही आपको फिजिक्स में भी काम आ जाएगा, वहां पे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर और आसानी हो जाएगी। ओके, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें पता है चार्ज दोनों पे सेम होता है। इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन पे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दोनों पे सेम ही होता है। इसीलिए मैंने, हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन, बट फिर भी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ई। क्यों? दोनों का चार्ज तो सेम ही तो है, दोनों का चार्ज तो सेम ही है, तो क्या फर्क पड़ने वाला है ना। ओके, जेड क्यों लिखा? क्योंकि हमें नहीं पता कि अभी समझो कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव, और इसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अभी समझो ये इलेक्ट्रॉन है, इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रॉन तो अकेला है, बट न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है हमें क्या पता। जरूरी थोड़ी हम हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे होते तो एक ही प्रोटॉन होता। इसीलिए हम खाली ई नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखना होगा, जेड ई। आई होप क्लियर है। जेड का मतलब है उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है, वो नंबर आएगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा वाला चार्ज कौन है, Q2 की जगह क्या लिखूं, ई। क्या आ जाएगा, सिर्फ ई। कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा। इतना समझ में आया? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. ओके, आई होप आप लोग ध्यान दे रहे हो, ठीक है। ओके, चलो आगे देखते हैं अब इसको, और आगे जाते हैं। उसके बाद देखो क्या आ गया, क्योंकि इन सब का यूज है आगे। अगर आपको ये सब समझ में आ गया ना, आप कोई भी क्वेश्चन पर नहीं अटकोगे, मेरी गारंटी। चाहिए तो आप फॉर्मूला रट भी सकते हो, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, बट बेटर है मैं पहले आपको कंसेप्चुअल समझा देता हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा जिससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलो तो हम आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो आएगा mv² / r इज इक्वल्स टू k z e² / r², राइट। ओके, अब मैं इसमें से एक r से एक r कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली एक इक्वेशन बन गया, और वो फाइनली इक्वेशन क्या है कि mv² इज इक्वल्स टू k z e² / r। प्लीज इस इक्वेशन को याद रखिएगा, ये इक्वेशन हमें बाद में चाहिए रहेगा, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन बन गया ये वाला। क्यों ये सब बना रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो नील बोर थे उनका पहला लॉ यही था, उनका पहला लॉ यही था कि द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। मेरी बातें ध्यान से सुनना। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन to revolve around the nucleus is provided by the electrostatic force of attraction between positively charged nucleus and negatively charged electron। उसको मैंने इस तरह से लिख दिया यहाँ पर, और फिर उसको आगे आगे मैंने सॉल्व किया। क्लियर? लगता है सो गए। क्या हो गया? कोई रिप्लाई नहीं, या कुछ नेटवर्क इश्यूज है? थोड़ी देर में आपका लेक्चर रुक जाएगा, प्लीज आप वापस कंटिन्यू करिएगा। 1 मिनट। ओके, ठीक है। कितने लोग को समझ में आ गया? यहाँ पर 3 लोगों का मैसेज आया है। बाकी लोग, क्या हुआ, फिजिक्स पसंद नहीं है? समझा? Yes, sir. Yes, ओके, sir. प्लीज Yes, sir. रिस्पॉन्ड। ओके 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 ओके,
ठीक है, चलो तो हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये मैं वापस पूछूंगा आपको बाद में, ये क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी हमें। mv² इज इक्वल्स टू k z e² अपॉन r², जहाँ पे सब टर्म्स भी क्लियर होने चाहिए। m is mass of electron, v is the velocity of electron, the v is the velocity of electron, k is, किसी को पता k का वैल्यू कितना है? ये सब पता है आप लोगों को पहले से, फॉर्मूला पता था क्या है ये वाला फॉर्मूला जो भी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r²। ये फॉर्मूला पता था पहले से? नहीं पता था? नो कोई बात सर। नहीं, अगली बार से आपको ये पूरा याद रखना है। आप हमेशा कभी भूलना नहीं चाहिए, साइंस स्टूडेंटों को पता होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला। जैसे अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स था आप लोगों को चैप्टर हुआ है? यस सर। हाँ हुआ है, तो आपको पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता है आपको क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला अगर आपने देखा होगा तो वहां है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। ऐसे ही है? यस सर। यस सर। ये ना, तो सेम उसी का काउंटर पार्ट है ये। आप वहां देख सकते हो, वहां कैपिटल G फिर m1 m2 अपॉन r² है। वहां कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ पर K क्या है? यहाँ पर K है यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। वहां पर मास की बात चलती है इसलिए m1 m2 है, यहाँ पे चार्ज की बात चलती है इसलिए यहाँ पर q1 q2 है, बाकी r² तो है ही। ठीक है, तो एकदम सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में। ठीक है, तो m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी, k इज द यूनिवर्सल या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है, प्लीज नोट इसकी वैल्यू याद रखना, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। याद भी इजीली हो जाता है। अगली बार से अगर आपको कोई पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, आंसर इज 9 × 10⁻⁹। सिंपल है, 9 × 10⁻⁹, एकदम सिंपल। तो ये भी भूलना नहीं है अगली बार से, तो काम का है। ठीक है, ओके, ये हो गया। तो z क्या है? व्हाट इज z? z इज द एटॉमिक नंबर, z इज द एटॉमिक नंबर। e इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन, कोई भी ले लो आप, दोनों की सेम वैल्यू है। r is distance between nucleus and the electron, distance between the nucleus and the electron. I hope every term is clear. सब कुछ बता दिया, मास है, वेलोसिटी है, सब बता दिया। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ याद रख पाओगे ना? फर्स्ट लॉ क्या था कि इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट हिंदी में बता रहा हूँ, इजी वे, आप लिख सकते हो खुद से। इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए क्या चाहिए? सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ क्या था? वो जो है, उन्होंने सेकंड लॉ क्या बोला था? उन्होंने बोला था, अभी जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको बोला था, कि उनका मानना था ये कि न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे ऑर्बिट्स है, न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे ऑर्बिट्स है, बहुत सारे शेल्स है, बट इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहां पर उसकी एनर्जी फिक्स है। अब नील बोर ने उसको किस अलग तरीके से बताया? नील बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, आपके लिए थोड़ा सा लेवल पे है बट सुनना तो पड़ेगा और है भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं कोई आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम आपको हाई लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं, एकदम फिजिक्स में ये सब आने वाला है आपको वापस। ओके, तो उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू NH/2π के बराबर होगी। अभी बहुत ही अजीब है ये सब, क्या बोल दिया मैंने? कुछ भी नहीं है। ठीक है, याद रख, कुछ भी नहीं, सिंपली आपको मैं समझा देता हूँ, ज्यादा डेप्थ में मत जाना क्या होता है वो सब, सिर्फ याद रखो। उनका दूसरा लॉ ये था कि न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे ऑर्बिट्स है, बट इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिट में नहीं घूमने वाला है। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, किसी ने मोमेंटम सुना है? पहले टर्म्स क्लियर होने चाहिए, ना डर जाएंगे क्या बोल रहे सब। मोमेंटम सुना है? यस सर। मोमेंटम सुना होगा, मास इनटू वेलोसिटी, है ना? मास इनटू वेलोसिटी।
ठीक है। तो कोई चीज अगर आप देखो यहाँ से, अगर आप, मैं आपको समझाता हूँ, समझो आप जहां पर भी बैठे हो, ठीक है, आपने क्या किया, एक क्रिकेट की तरह समझो, क्रिकेट में वर्ड बहुत यूज होता है मोमेंटम, मोमेंटम, अगर जो लोग क्रिकेट के फैन है, या फिर मैं आपको समझाता हूँ, समझो आपके हाथ में बॉल है, आपने बॉल दीवार पे फेंका जोर से, अभी आपने स्ट्रेट फेंका है वो, ठीक है, आपने पहले ना धीरे से फेंका, दीवार पे फिर भी टच हुआ, और एक बार आपने जोर से अपनी फुल स्ट्रेंथ से फेंका, क्या डिफरेंस है यहाँ पर? यहाँ पर डिफरेंस किस चीज का था? वेलोसिटी का। मास तो उतना ही है ना, आपने धीरे से उस वॉल को स्ट्राइक किया, धीरे से उस वॉल को स्ट्राइक करवाया बॉल से, तो भी बॉल का मास तो उतना ही था, तो उतने ही जोर से लगा, ठीक है, बट क्या इंपैक्ट है? वेलोसिटी का इंपैक्ट है यहाँ पर, वेलोसिटी का डिफरेंस है, उसको बोलते हैं मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम एक्चुअली क्या होता है? इट्स अ क्वालिटी ऑफ फोर्स, फोर्स की क्वालिटी बताता है, समझ में आया? कोई भी फोर्स की अगर कोई क्वालिटी बतानी है तो वो कौन बताएगा? मोमेंटम, ठीक है। ज्यादा डिप में नहीं जाते, मास इनटू वेलोसिटी होता है। वैसे ही अगर कोई चीज सर्कुलर मूवमेंट घूम रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो वहां पर वर्ड यूज होता है एंगुलर मोमेंटम एंड नॉट अ मोमेंटम। मोमेंटम हमेशा लीनियर चीजों के लिए होती है, हर वो चीज जो गोल घूम रही है उसमें भी अगर आपको मोमेंटम डिफाइन करना है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, कोई बता सकता है मुझे मोमेंटम का, जैसे फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, मोमेंटम किससे डिनोट करते हैं हम? प्लीज थोड़ा सा एक्टिव रहिए, एक्टिव रहिए, मुझे यहाँ पर स्पेशली जरूरत होती है, और मैं क्लास में तो बहुत ज्यादा पूछता हूँ क्वेश्चन, मुझे यहाँ पर एक्टिवनेस चाहिए ही चाहिए, फिजिक्स से, ठीक है, यहाँ पर स्पेशली जरूरत है। हाँ, किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन। बराबर, एक ने लिखा भी, पी, पी से डिनोट करते हैं ना, पी से डिनोट करते हैं, परफेक्ट, पी से डिनोट करते हैं लीनियर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? उसी का काउंटर पार्ट है, उसी जैसा ही है, बस सिर्फ किसमें इन्वॉल्व है? वो सर्कुलर मोशन में। कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसके पास अभी लीनियर मोमेंटम नहीं है, उसके पास अभी एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम किससे डिनोट किया जाता है? एल से, एल से। डिफरेंस क्या है? हल्का सा डिफरेंस है, एकदम छोटा सा डिफरेंस है। हमें पता है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? एम वी। तो एंगुलर मोमेंटम का क्या है? एम वी इंटू आर, एम वी इंटू आर, बस इतना ही डिफरेंस है। तो लीनियर के लिए लीनियर मोमेंटम, सर्कुलर के लिए एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। डिफरेंस क्या है? सिर्फ इंटू आर कर दो, ठीक है, ओके। तो अब क्या कहना था उनका, कि उनका कहना था कि वो ऑर्बिटल जिसका एंगुलर मोमेंटम, जिसका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू किसके बराबर होगी? NH अपॉन 2 पाई के बराबर, NH अपॉन 2 पाई के बराबर। अब ये ध्यान से सुनिए, क्या है, देखो क्या फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का? MVR। उन्होंने बोला था जिस ऑर्बिटल की वैल्यू MVR, जिस ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल जिसका एंगुलर मोमेंटम इस वैल्यू के बराबर होगा, NH अपॉन 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई। मतलब समझो एक ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल का, मैंने उस ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, समझो हमने उसमें ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घुमाया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स है, ठीक है, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी, उसको लिख लिया, और वहां से लेके न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस होगा r, सबका मल्टीप्लीकेशन किया मैंने, सबको मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? इसके बराबर। यहाँ पर n क्या है? कोई भी नंबर, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की वैल्यू है। फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 आएगा, सेकंड ऑर्बिट है तो 2 आएगा, थर्ड ऑर्बिट है तो कुछ, वैसे कुछ n की कोई भी वैल्यू हो सकती है। मतलब इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि NH अपॉन 2 पाई के मल्टीपल में आना चाहिए, सॉरी h अपॉन